करते हैं चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। You read in newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall, and sunshine, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together we feel cold without woolen clothes. When it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. क्या कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में डेली या फिर टीवी पर हम लोग वेदर के बारे में सुनते रहते हैं, है ना। वेदर क्या है? वेदर डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में डेली बेसिस पे जो चेंजेस होते हैं उन्हें उसे हम क्या बोलते हैं? वेदर। इसमें क्या होता है? चेंजेस किस में होते हैं? जैसे टेम्परेचर में चेंज हो गया, है ना, उसके रेनफॉल में, सनशाइन में, इन सब चीज़ों में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं इसी को हम वेदर कहते हैं। जैसे कि कभी हॉट हुआ, कभी बहुत गर्म हुआ, कभी थोड़ा ठंडा हुआ, कभी सनी हुआ, कभी क्लाउडी हुआ, मतलब कभी सनशाइन अच्छी दिख रही है ना, धूप खिली हुई है, या कभी क्लाउडी है, थोड़े से बादल है। किसी दिन होता है कि हवा चल रही है, किसी दिन बिल्कुल शांत मौसम होता है ना। और हम नोटिस करते हैं कि अगर कंटिन्यूअसली कई दिन तक की मौसम गर्म रहा तो फिर हमें वार्म क्लॉथिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम उस मौसम में कुछ ठंडा खाना पसंद करते हैं, ठंडा पीना पसंद करते हैं, है ना। और उसके अपोजिट अगर हम देखें कि लगातार कई दिनों तक की अगर हम थोड़ा सा ठंडा फील करने लग जाएंगे बिना किसी वूलन क्लॉथ के, बिना किसी गर्म कपड़े के, हम अगर ठंडा फील करने लग जाते हैं, कब फील करते हैं? जब विंडी या चिली होता है, जब हवा चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है तब। तो उन दिनों में हमें कुछ गर्म खाने का मन करता है ना। तो यही है मौसम। ब्रॉडली मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, जो सीजन्स इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है वो कौन कौन से हैं? जैसे कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन जो दिसंबर टू फरवरी चलता है, हॉट वेदर सीजन, समर सीजन जो मार्च टू मई चलता है, फिर साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी सीजन जो जून टू सितंबर होता है, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसे हम ऑटम सीजन कहते हैं जो अक्टूबर से नवंबर चलता है। तो ये 4 सीजन्स हैं, ये 4 सीजन्स इंडिया में हमें दिखते हैं। कौन कौन से? विंटर, समर, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन। रेनी जिसे मानसून कहते हैं, और कब से कब तक चलता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं कोल्ड वेदर सीजन पे, विंटर पर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जब विंटर सीजन में क्या होता है कि सन रेज ना सीधे इस रीजन में फॉल नहीं करती है, सीधे इस रीजन में नहीं गिरती है सन की रेज। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है नदर इंडिया में। तो यहाँ पे विंटर हमें दिखने लग जाती है, विंटर फील होने लग जाती है ना। फिर हॉट वेदर सीजन, विंटर सीजन जिसे कहते हैं, है ना। फिर हॉट वेदर सीजन पे आते हैं समर सीजन पे। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है? हॉट वेदर सीजन मतलब समर सीजन। हॉट वेदर सीजन में सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड, लू चलने लग जाती है। यहाँ क्या होता है कि सन रेज डायरेक्टली फॉल करने लग जाती है इस रीजन में, मोर और लेस डायरेक्टली फॉल करने लग जाती है इस रीजन में। और फिर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिससे कि हमें गर्मी महसूस होने लग जाती है और हम कहते हैं समर आ गया, है ना। ड्राई विंड्स चलने लग जाती हैं जिसे हम लू कहते हैं। गर्म हवाएं जो चलती हैं हमारे समर सीजन में, है ना, उन्हें हम लू कहते हैं। वो भी हमें समर के टाइम पे ही डे टाइम में फील होती है। ठीक, फिर आते हैं हम अपने साउथ वेस्ट मानसून सीजन में जिसे रेनी सीजन कहते हैं। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ये सीजन कब आता है? ये सीजन जब मानसून शुरू होता है ना, उसके ऑनसेट को, उसकी स्टार्टिंग को हम कहते हैं कि रेनी सीजन। जब भी मानसून आया, जब भी बारिश होना शुरू हुई, तब हम बोल देंगे कि ये रेनी सीजन शुरू हो चुका है। जो विंड ब्लो करती है वो अरेबियन सी से एंड बे ऑफ बंगाल से बहती है और किसकी तरफ जाती है? लैंड की तरफ जाती है। जो भी हमारी विंड है, हवा है वो, है ना, ये मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ। जब ये पानी से एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, जब ये पानी से जाएंगी विंड्स तो अपने में
मॉइस्चर लेके जाएंगी और फिर लैंड पे जाके वहाँ बारिश कराएंगी। विंड स्ट्राइक करेंगी माउंटेन बैरियर्स के साथ में और फिर वहाँ पर बारिश करा देंगी। ठीक है, फिर आता है रिट्रीटिंग मानसून का सीज़न, जिसे हम ऑटम सीज़न कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि जो विंड्स हैं वो मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जा रही है। रेनी सीज़न में क्या था कि जो विंड है, जो हवा है, वो अरेबियन सी हमारा इंडिया के इस साइड, ये इंडिया है, ये रहा अरेबियन सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल, इधर से और इधर से जो हमारी विंड्स हैं वो पूरी इंडिया के अंदर जा रही होती है ना। तो यहाँ यहाँ से जब जा रही है तो इनमें पानी है, इन विंड में पानी भरा हुआ है, क्योंकि ये पानी के ऊपर से क्रॉस करते हुए निकली है। तो ये यहाँ पे जाके जब भी इनको माउंटेन बैरियर्स वगैरह मिलते हैं तो उससे टकराती है और अंदर बारिश करा देती है। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, जब ऑटम सीजन आता है तो हमारी विंड जो है, हवा जो है, वो कहाँ से कहाँ चलती है, वो मेन लैंड से पहले इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब वो इस डायरेक्शन में चल रही है ना, मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, पार्टिकुलरली तमिलनाडु हमारे इंडिया में, थोड़ा सा इसको हम साफ करते हैं फिर बताते हैं। रिट्रीटिंग मानसून ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसमें तमिलनाडु हमारा ये रहा, ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश इसके ऊपर है यहाँ पर। ठीक, तो जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे हमें बारिश रिसीव होती है, रेनफॉल रिसीव होती है इस सीज़न में, ऑटम सीज़न में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से जब गया पानी, जब विंड गई ऐसे मेनलैंड इंडिया से, ये बे ऑफ बंगाल में गई, बे ऑफ बंगाल में जाके फिर ये घूम जाती है, और जब घूम जाती है तो जब यहाँ से ये इधर आ रही है ना, तो इसमें पानी है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए आ रही है ना, तो तब इसमें पानी होता है, तो वो यहाँ पे बारिश करा देती है। ठीक है, फिर जो हाउ एवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट, अच्छा यहाँ पे मानसून खत्म हुआ, अब आते हैं क्लाइमेट कि क्लाइमेट क्या है। हमने वेदर देख लिया कि वेदर क्या है, सीजन्स देख लिए, अब क्लाइमेट पे आते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, ये एवरेज वेदर कंडीशन है विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स, मतलब कई सालों तक की अगर जो वेदर कंडीशन रही है उस एरिया में, उसे कहेंगे कि हाँ ये इस एरिया का क्लाइमेट है। जैसे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम क्या कहते हैं कि मानसून टाइप है, हमारे यहाँ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून जो है ये अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड मौसम, मौसम से लिया गया है ये वर्ड मानसून, जिसका मतलब है सीजन्स है ना। मौसम का मतलब है सीजन, और मौसम से ही मानसून वर्ड लिया गया है। इंडिया का क्लाइमेट कुछ कौन सा टाइप है, तो मानसून टाइप है। क्लाइमेट होता क्या है, जो भी कई सालों तक की उस एरिया में, उस रीजन में जो भी वेदर है उसका हम एवरेज लेते हैं, जैसा भी वेदर कंडीशन है उसका एवरेज लेंगे और उसे ही बोल देंगे कि ये क्लाइमेट है वहाँ का। ठीक है, इंडिया की लोकेशन देखिए तो कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन में है ना, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है। मोस्ट ऑफ रेन जो बारिश है वो कहाँ से आती है, वो मानसून विंड से आती है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। इंडिया कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद है ना, बिल्कुल हब से जाता है, ट्रॉपिक्स और टेम्परेट रीजन में कह सकते हैं पड़ता है, लेकिन मोस्टली क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया पड़ता है ना। तो जो रेन है, मोस्ट ऑफ रेन इंडिया को कहाँ से मिलती है, मानसून विंड से मिलती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो पूरा का पूरा रेन पे ही, मतलब ज़्यादातर रेन पे ही डिपेंडेंट है। अब इरिगेशन होने लग गया है, पहले पूरा मानसून जो हमारा एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड होता था, रेनफॉल पे, मानसून पे ही डिपेंडेंट रहता था। अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारी आ गई हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। मानसून अगर अच्छा है, एडिक्वेट रेनफॉल होगी, अगर एडिक्वेट रेनफॉल हुई तो क्रॉप भी अच्छी होगी। आज भी मानसून पे ही डिपेंडेंट है, अगर जैसा मानसून वैसी क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। फिर क्लाइमेट प्लेस का देखें वो कैसे अफेक्ट होता है, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट अफेक्ट किन किन चीज़ों से होता है। तो लोकेशन क्या है वहाँ का, अल्टीट्यूड क्या है, सी से उसकी डिस्टेंस कितनी है, रिलीफ क्या है उसका, है ना। तो इन सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है वहाँ का क्लाइमेट। जैसे कि वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए हम इंडिया में ही देखें तो क्लाइमेट में डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंस है। जैसे हम जैसलमेर और बीकानेर की बात करें, डेजर्ट, राजस्थान के डेजर्ट में पड़ता है ये जैसलमेर और बीकानेर। तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत मतलब वेरी हॉट, बहुत गर्म है यहाँ पे। लेकिन वहीं हम जम्मू कश्मीर में जाएँ और वहाँ के द्रास और कारगिल को देखें तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक, तो है तो इंडिया के अंदर ही, लेकिन दोनों जगह का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अलग है। कोस्टल प्लेसेस देखें जैसे मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड।
कोस्ट पर है तो ये प्लेसेस जो होते हैं वो ह्यूमिड होते हैं। क्यों ह्यूमिड होते हैं? क्योंकि कोस्ट पर है, कोस्ट के आसपास पानी है ना, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। मौसिनराम की बात करें जो मेघालय में है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल वर्ल्ड में कहाँ होती है? तो हमारे इंडिया में मेघालय के मौसिनराम में होती है, ठीक है। लेकिन वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। देखो, इंडिया में एक तरफ ऐसा प्लेस है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और दूसरी तरफ ऐसा एक प्लेस है जैसलमेर राजस्थान में, या राजस्थान में कई सारे प्लेसेस है जहाँ पूरे साल बारिश होती ही नहीं है ना। कई साल ऐसे होते हैं कि बारिश हुई नहीं पूरे साल भर, ठीक। तो ऐसे पूरा रीजनल डिफरेंसेस हमें क्लाइमेट में दिखते हैं। आ जाते हैं अब नेचुरल वेजिटेशन पे, ठीक है। जैसा वेदर, जैसा वहाँ का क्लाइमेट, वैसी वहाँ की वेजिटेशन। चलो देखते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग। बहुत टाइप के प्लांट्स हम देखते हैं अपने आसपास। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। ग्रीन ग्रासेस के साथ प्ले करना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है ग्रीन ग्रासेस के साथ खेलना। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स etc। तो कुछ स्मॉल प्लांट्स भी हमें दिखते हैं जिनको हम bushes या फिर shrubs बोलते हैं, है ना, जिसमें कैक्टस हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विथ मेनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, एंड सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ हमें देखो, कुछ हमें छोटे प्लांट्स मिलते हैं जिनको हम bushes एंड shrubs कह रहे हैं, कुछ हमें बहुत बड़े ट्रीज़ मिलते हैं, जैसे कि जिसके कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे नीम, मैंगो हो गया, है ना। कुछ ट्रीज़ बड़े ट्रीज़ होते हैं लेकिन वो बिल्कुल सीधे होते हैं, उनमें जैसे पाम हो गया, बहुत कम लीव्स होती हैं उनमें, है ना। जो ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो जो ग्रो हो रहे हैं ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ पे इन्होंने नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन दी है। क्या बोल रहे हैं ये देखो, ये नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन दी है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं? वो वेजिटेशन, वो ग्रासेस, श्रब्स या ट्रीज जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, है ना। किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस या किसी ह्यूमन हेल्प के वो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं, तो उनको हम कहेंगे कि ये नेचुरल वेजिटेशन है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। हाउ नहीं, do you wonder how these differ from each other? Different type of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important। मतलब यहाँ कह रहे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, वो कैसे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। जैसा क्लाइमेट वैसा वहाँ का वेजिटेशन, जैसी रेनफॉल वैसा वेजिटेशन। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो बहुत ही घना वेजिटेशन होगा, रेनफॉल ज़्यादा नहीं होगी तो स्कार्स वेजिटेशन होगा, मतलब बहुत कम पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे, ठीक। तो ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसिडुअस। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमने देखा अभी अभी हम उसके आगे पढ़ के आए कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया की है ना, वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि राजस्थान में बहुत गर्मी रहती है, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड रहती है ना। उसके बाद कोस्टल रीजन में जाए तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। मौसिनराम को देखा हमने, वहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है वो, है ना। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, तो नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत टाइप के हमारे यहाँ मिल जाते हैं। इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, थोर्नी बसेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे, ठीक। जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जहाँ वो उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उन एरियाज़ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रेन नाम ही है इसका, है ना। ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत घने जंगल होते हैं ये। सनलाइट ग्राउंड तक जा नहीं पाती, इतने घने जंगल होते हैं ये, है ना। बहुत सारी स्पीसीज़ जो ट्रीज़ की हैं वो इन फॉरेस्ट में मिलती हैं, जो अपनी जो लीव्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स में गिराती हैं। मतलब एक साथ सारी पत्तियाँ उसकी नहीं गिरती हैं, अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके पत्तियाँ गिरती हैं, इसलिए ये हर टाइम जब देखोगे तब ये तुम्हें ग्रीन ही दिखेगी, है ना। इसीलिए इसको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। इसका नाम समझ में आया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ये ट्रॉपिक्स वाले रीजन में मिलती है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल ट्रॉपिक्स में ही होती है, तो ट्रॉपिकल रेन मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ रेन होती है वहाँ पे मिलता है। और
इसको हम एवरग्रीन भी बोलते हैं। एवरग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी पत्तियां जो है ना वो एक साथ सारी नहीं गिरती, थोड़े थोड़े करके गिरती है। तो ये हम जब भी देखेंगे, जिस भी टाइम में देखेंगे, तो ये हमें दिखेगा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, इसलिए इसीलिए हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज जो यहाँ पे मिलते हैं वो महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ये फॉरेस्ट? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए हमारे, है ना, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए। फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पार्ट, है ना। फिर यहाँ पे जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है उसके नैरो स्ट्रिप में मिलता है। जैसे देखो ये रहा हमारा इंडिया, ठीक, एंड इधर है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। पूरा मैं नहीं बना रही, तो ये हमारे इधर वेस्टर्न घाट से यहाँ पे जो ये नैरो बेल्ट है ना वेस्टर्न कोस्ट की, यहाँ पे हमें इस वेस्टर्न घाट के स्लोप पे मिल जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें मिलते हैं, और इस एरिया में हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड समूह है, तो यहाँ पे हमें ये फॉरेस्ट मिल जाते हैं। ठीक, तो इन एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट क्या है? पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जो कंट्री में फॉरेस्ट मिलता है ना वो इसी टाइप का फॉरेस्ट मिलता है। हमारे कंट्री में जो भी फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है। इन्हें हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उनसे थोड़ा कम घने होते हैं। ये अपनी पत्तियाँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक साल के पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज इसमें कौन कौन से हैं? तो साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ से हैं, है ना। ये मिलते कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र वाले पार्ट में मिलता है। ठीक है, तो मैप में जाके देखिएगा ये कौन सा एरिया है, जो ये स्टेट्स लिखे हैं ना ये कौन से एरिया में आते हैं, मतलब कौन से एरिया में हमें ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। ठीक, फिर आते हैं थोर्नी बसेस। ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट इस टाइप के, है ना। देखो इतने घने कहाँ हैं, और ये देखो ये कितने घने जंगल हैं। ये है हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये है हमारे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो दोनों ट्रॉपिक्स में ही मिल रहा है, बस चेंज क्या है कि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रही तो वहाँ रेन फॉरेस्ट बन गए, यहाँ रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो यहाँ पे ये डिसिडुअस फॉरेस्ट बन रहा है। ठीक, फिर आते हैं थोर्नी बसेस। ये जो टाइप का वेजिटेशन है ये कहाँ मिलता है? ये ड्राई एरियाज़ में मिलता है। ठीक, ड्राई एरियाज़ हमारे कंट्री के कहाँ है? वेस्टर्न साइड में हम देखें हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले रीजन में, और हम देखेंगे कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लीव्स होती है ना वो स्पाइंस के फॉर्म में होती है। स्पाइंस के फॉर्म में क्यों होती है? जिससे कि जो वाटर का लॉस है वो कम हो पाए। स्पाइन के फॉर्म में होती है क्योंकि वाटर का लॉस कम होता है। ठीक, इसमें कौन से ट्रीज आते हैं? तो जैसे कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल, कीकर, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। और किस स्टेट्स में मिलते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप। हमने देखा था वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप पे हमको थोर्नी बसेस मिल जाते हैं। ठीक है, एंड गुजरात में भी ये मिलते हैं। ठीक, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है इस एरिया में, तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ सारी बारिश हो गई, अब वहाँ तक बारिश पहुँच नहीं पाई तो यहाँ थोर्नी बसेज ही हो गए। ठीक, तो ये है हमारे थोर्नी बसेज, देखो कैक्टस। फिर आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पे या माउंटेन फॉरेस्ट पे। ये जो स्पीसीज़ हैं इसमें बहुत टाइप की स्पीसीज़ आती है माउंटेन वेजिटेशन में, जो कि हमें माउंटेन्स में मिलती है। लेकिन माउंटेन्स में भी हाइट के अकॉर्डिंग वेरिएशन रहता है। मतलब नीचे अगर हम कम हाइट पे होंगे तो दूसरे ट्रीज़ मिलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ट्रीज़ चेंज होते जाएंगे, है ना। हाइट जैसे इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर फॉल होता है, पीछे हमने पढ़ा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो अगर हम 1500 से 2500 मीटर की हाइट पर हैं तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, दिस टाइप के, है ना। ये कोनिकल शेप के ट्रीज़ होते हैं वहाँ पर। ठीक, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस ट्रीज़। ठीक, जो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पे हमें ट्रीज़ मिलेंगे माउंटेन्स पे, वो हमारे होंगे कोनिकल शेप के और उन्हें हम कहेंगे कॉनिफेरस। ठीक, इसमें कौन से ट्रीज़ हैं? चीड़ हो गया, पाइन, देवदार, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं जो हमें माउंटेन फॉरेस्ट में, माउंटेन वेजिटेशन में मिलते हैं। फिर आते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट पे। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? ये सलाइन वाटर में, मतलब जो साल्टी वाटर है, जो खारा पानी है, वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ पे ये फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। ये हमें जैसे सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे मिलेंगे, है ना, सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है।
फिर अंडमान निकोबार आइलैंड, बताओ अंडमान निकोबार आइलैंड में और कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, है ना। सुंदरी एक वेल नोन स्पीसीज है ट्री की, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है, उसके नाम पर ही सुंदरबन नाम दिया गया है। फॉरेस्ट जो सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम, है ना। तो सुंदरबन डेल्टा जो नाम है वो किसके नाम पे दिया गया है, तो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक ट्री है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में ट्री मिलती है, उसका नाम है सुंदरी, उसी के नाम पे दिया गया है। ठीक, फिर क्यों फॉरेस्ट अब ज़रूरी है ये पढ़ते हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने देख लिए इतने टाइप के फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। क्या फंक्शंस करते हैं, पहली चीज़ तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम जीवित रहते हैं, है ना, हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। फिर फॉरेस्ट जो है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं, फर्नीचर, फ्यूल प्रोवाइड कराते हैं, वुड फ्यूल वुड प्रोवाइड करा रहे हैं, फॉडर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, लैक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट देखें तो नेचुरल हैबिटेट है किसका, वाइल्ड लाइफ का, जीव जंतु वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी मिलती है फॉरेस्ट में, है ना। जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये सारे यूजेस हैं फॉरेस्ट के, कि फॉरेस्ट के यूजेस क्या है वो। अब फॉरेस्ट जो है ना, नेचुरल वेजिटेशन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ही गंदी तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं। किस लिए काट रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। लेकिन क्या करना चाहिए हमें, और ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग है, जो है ट्रीज़, उनको काटना नहीं चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड लोगों को अवेयर कराना चाहिए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, है ना। क्या इंपॉर्टेंस है ट्री का, क्या यूजेस है ट्रीज़ का, है ना, या तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए हमें। ठीक है, हाँ, एक स्पेशल प्रोग्राम भी चलते हैं, जैसे कि वन महोत्सव चलते हैं, जिसमें कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अपने अर्थ को ग्रीन बनाने में, है ना, मतलब प्लांटिंग करने में वो हेल्प करते हैं, वन महोत्सव होता है। ठीक है, फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। हमने फॉरेस्ट पढ़ लिया, फॉरेस्ट में मिलने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये पूरा क्या है, जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे रबर हो गया, टिम्बर हो गया, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, गम, लैक, फ्रूट, हनी, ऑक्सीजन मिलता है, फिर मेडिसिन, शेल्टर, फॉडर हो गया, फ्यूल हो गया, स्पोर्ट्स गुड हो गया, है ना, गुड्स बनते हैं, ये सारी लकड़ियों से ही तो बनते हैं, फर्नीचर बनता है। ठीक है, फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ पर। तो फॉरेस्ट किसका होम है, वाइल्ड लाइफ का होम है ना। बहुत सारे जीव जंतु फॉरेस्ट में मिलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, लार्ज वैराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म, ये सारे जो है, ये सारे फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है ना। कहाँ मिलता है ये, वेरियस पार्ट में मिलता है, हमारी कंट्री के कई सारे पार्ट्स में मिलता है, जैसे गिर फॉरेस्ट में देखें तो एशियाटिक लायन मिलता है ना। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लायन का घर है ना। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो देखें तो वो हमें आसाम के जंगलों में मिलते हैं। एलिफेंट हमें केरला और कर्नाटका में भी मिलते हैं। कैमल एंड वाइल्ड एस देखें तो डेजर्ट में मिलेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, रन ऑफ कच्छ में मिलेंगे। जैसे कैमल कहाँ मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, और ये जो वाइल्ड एस है ये कहाँ मिलता है, ये रन ऑफ कच्छ में मिलता है। ठीक, वाइल्ड गोट हो गया, स्नो लेपर्ड, बियर्स, ये सारे हिमालयन रीजन में मिलते हैं। इसके साथ देखिए अदर एनिमल्स जो कि हमारी कंट्री में मिलते हैं, वो क्या है, मंकी, वोल्फ, जैकाल, नीलगाय, चीतल, ये सारे भी एनिमल्स हमें मिलते हैं। उसके अलावा इंडिया में एनिमल्स हैं, उसके अलावा बर्ड लाइफ भी बहुत अच्छी खासी है इंडिया में। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है ना। अदर कॉमन जो बर्ड्स हैं उसमें पैरट, पीजन, माइना, गीज, बुलबुल, डक, ये सारे हैं, है ना। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज बहुत सारी इंडिया में हैं, जो कि बर्ड को उनका नेचुरल हैबिटेट देने के लिए बनाई गई है, कि बर्ड वहाँ पे आराम से रह सके। ये जो है, ये प्रोवाइड करती है बर्ड को प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ओके। फिर उसके अलावा हम देखें, बहुत सारी स्नेक की स्पीसीज़ भी इंडिया में मिलती हैं, जैसे कोबराज हो गया, क्रेट्स हो गए, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, स्नेक की स्पीसीज़ है ठीक है। फिर फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है ना, वो डिक्लाइन कर रही है। अब जब उनका घर ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ रहेंगे, या फिर सीधे वाइल्ड लाइफ को ही मारा जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। बहुत कुछ तो हैं जो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। ठीक है,
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए गए, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में बहुत सारी बनाई गई हैं, कुछ के आप नाम देख भी सकते हैं, ढूंढिएगा, सर्च करिएगा इसके बारे में। ठीक है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना? आप जैसे किसी भी एनिमल की बॉडी पार्ट से बना हुआ कोई भी आइटम है उसको बाई करने से रिफ्यूज़ कर सकते हो, है ना? एनिमल के बॉडी पार्ट जैसे बोन से, हॉर्न से, फर से, स्किन से, वेदर से, इसके बने हुए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, है ना? उसको बना उसके उनको मार के उनके ये पार्ट्स निकाल के फिर उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के उसको बेचा जाता है। तो उनको आप बाई करने से मना कर दोगे। जब आप बाई नहीं करोगे तो फिर इंसान बनाएगा नहीं, तो मतलब जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग नहीं होगी। ठीक है, एवरी ईयर हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व करते हैं। किसके लिए ऑब्जर्व करते हैं? यहाँ पे एनिमल किंगडम के हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, है ना? कि जो एनिमल किंगडम है उसके हैबिटेट को कंजर्व करना है, उसके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो हाँ, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में हम देख लेते हैं। बर्ड्स देखिए, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि बाहर से आती हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पे बाहर से आती हैं, उसमें कौन है? जैसे कि पिनटेल डक हो गई, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये सारी माइग्रेट करती हैं हमारे कंट्री में विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ये दूसरे कंट्री से, बहुत दूर से हमारे कंट्री में आती है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो लिटिल स्टिंट है, उसका वेट कितना है? सिर्फ 15 ग्राम। ये आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करती है, आर्कटिक रीजन से आती है हमारे इंडिया में। 8,000 किलोमीटर का ट्रैवल करती है, 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करके हमारे इंडिया में ये आती है आर्कटिक रीजन से। कौन सी? लिटिल स्टिंट, ये माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। इसकी एक्सरसाइज आप करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।